एमएलए एमपी को तो आप उनकी पेंशन जो मल्टी पेंशन दे दोगे जी, 2-2 4-4 5-5 पेंशन दे दोगे। कर्मचारियों को आपने उन्होंने क्या कसूर कर दिया, 2005 की 4 के बाद उन्होंने उनकी पेंशन ही बंद कर दी। एक दिन एमएलए रह ले उसको पेंशन मिल जाएगी जी। और जो 20 साल फौजी जो है उनके बीच में गोलियों के बीच में रहते हैं उनको 50% पेंशन, टोटल पेंशन। इस बात के राजनेता हैं, यदि वो 4 अपनी 7 पेंशन नहीं छोड़ सकते भारत माता के लिए, इस हरियाणा राज्य के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते हो। सबसे पहले उनको एक एग्जाम्पल देना चाहिए था अपने हिसाब से कि भाई हम पहले सबसे पहले हम अपनी पेंशन बंद करेंगे, जब जाके दूसरे की पे कलम चलाएंगे। और इन्होंने उल्टा काम कर दिया, पब्लिक के कलम पहले चला दी, अपनी कलम आज तक नहीं चलाई जी। और पार्टियां राष्ट्रीय हित लगा रही हैं तो क्या भूतपूर्व सैनिक राष्ट्र के लिए नहीं है क्या, देश के लिए नहीं है क्या? इन देश के लिए किसी ने 30 साल, किसी ने 32 साल, किसी ने 28 साल, किसी ने 20 साल देश के लिए निछावर किया है, वो राष्ट्र के लिए किया है। और वो सैनिक राष्ट्र हित भूतपूर्व पार्टी नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता? और उस पर अड़चन डाल रहे हैं आप। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज पानीपत के अंदर पूर्व सैनिक संगठन की ओर से एक अहम कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इसके साथ ही विधायकों और सांसदों की पेंशन को लेकर के सवाल खड़े किए गए और उसी पर हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के क्या सवाल खड़े कर दिए आपने? नहीं, सवाल नहीं खड़े किए। जब ये भारत आज़ाद हुआ था तब राजनेताओं की जो है पेंशन नहीं थी, ये तो समाज सेवा थी। अभी जो है, अभी आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं श्रद्धा रखता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये एमएलए एमपी को तो आप उनकी पेंशन जो मल्टी पेंशन दे दोगे जी, 2-2 4-4 5-5 पेंशन दे दोगे। कर्मचारियों को आपने उन्होंने क्या कसूर कर दिया, 2005 की 4 के बाद उन्होंने उनकी पेंशन ही बंद कर दिया आपने। तो दूसरी बात जो है, एक आदमी ने एक दिन पेंशन जो है, एक दिन एमएलए रह ले उसको पेंशन मिल जाएगी जी। और जो 20 साल फौजी जो है उनके बीच में गोलियों के बीच में रहते हैं उनको 50% पेंशन, टोटल पेंशन की। इनको जो जितनी तनख्वाह 100% पेंशन। और वो फौजियों को इनकम टैक्स मिल लगेगा, इनको इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। हर जो है 6 महीने हर साल में जो है आप हाथ खड़े करवाते हैं पक्ष के विपक्ष के, आप उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हो। फौजियों का जो है 10 साल बाद पे कमीशन मिलेगा। भ्रष्टाचार आप कर रहे हो जी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया जी। भ्रष्टाचार तो अकाउंट जो है कनेक्टेड है आधार कार्ड से, सबके मेरे सहित सबके चेक करवाइए ना, आपकी फैमिली आईडी से कनेक्टेड है। जिसकी आमदनी 100 रुपये की है उसके पास 150 रुपये की प्रॉपर्टी कहाँ से खरीद ली उसने। इसी तरह मुख्यमंत्री जी, आप भले मानस हैं, मेरी प्रार्थना ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ हैं जो सबको फ्री मिलनी चाहिए, सबको अच्छी मिलनी चाहिए, सबको फ्री और अच्छी मिलनी चाहिए और बराबर की मिलनी चाहिए। एक सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसके अध्यापक को तो लगाए रखते हो जी, हम राशन खरीद रहे हैं जी, हम जो है ये खरीद रहे हैं, जनगणना में ड्यूटी लगा देते हो। और शहरों के बच्चे, धनवानों के बच्चे जो है वो बढ़िया वाले स्कूलों में पढ़ते, जो 24 घंटे पढ़ते ही हैं, तो पेपर दोनों का बराबर होता है। तो ऑब्वियसली जो है वो जो धनवान का बच्चा वही बनेगा। तो कुल मिला के ये है कि शिक्षा का स्तर बराबर रखिए। और इसी तरह मेडिकल का है, जब कोरोना था, जब आप बोल रहे थे कि भाई हम जो है वो लगा देंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे। अभी सरकारी, मुझे बताइए, सारे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बढ़िया है ब्लॉक लेवल पे, सब में सेंट्रलाइज्ड एसी क्यों नहीं लगाया जा सकता? यदि एक आदमी को 8-8 7-7 पेंशन दे सकते हैं हम, क्या वो किस बात के राजनेता हैं? यदि वो 4 अपनी 7 पेंशन नहीं छोड़ सकते भारत माता के लिए, इस हरियाणा राज्य के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे ही आदमी उनको उनके पैसे से सेंट्रलाइज एसी लगवाइए, एमआरआई मशीन रखवाइए, सारी फैकल्टी दे दीजिए। गरीब आदमियों को भी अधिकार है अपना अच्छा इलाज करवाने का। तो इस तरह की बातें हैं। और रिजर्वेशन की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, रिजर्वेशन, या हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, इसको इधर उधर तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। गरीब आदमी को, जो आदमी जो शोषित रहा है, उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक ही परिवार जो एमपी बन गया, एक्स एमपी बन गया, उसका छोरा एमपी बन गया, उसका दादा एमपी बन गया, मंत्री रह लिया, यदि वही हर बार रिजर्व कोटे से चुनाव लड़ेगा, तो ये गरीब धानका के बालक, गरीब वाल्मीकियों के बालक, गरीब हरिजनों के बालक, उनको कहाँ से आगे आएंगे? कम से कम उसी जाति में तो आप कुछ तो शर्म कीजिए, जो ये 7-7 8-8 बार एमपी एमएलए बन लिए। अब अपनी जाति के लिए शर्म कर लो, कुछ तो करो। हम जो है, हम पूर्व सैनिक संगठन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों को, जिन कामों के लिए इन्होंने लोग फांसी पर लटक गए, जो 19-19 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए, उन्होंने जो सपना लिया था कि लोकतंत्र, मेरा देश आज़ाद होगा और लोकतंत्र में राजनेता जो है गरीब से गरीब, सबसे पीछे खड़े हुए आदमी तक पहुँचेंगे, वो उस सपने को साकार करने के लिए मैं और मेरा पूर्व सैनिक संगठन, ये आज पानीपत से शुरू हुआ है, ये सारे जो है हमारे फौज में बोलते हैं 80 साल का भी जवान होता है, वो सारे के सारे जवान हम जो है पूरे हरियाणा में जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो भारत में भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए काफ़ी संघर्ष किया, जंतर मंतर पर लंबे समय तक आपका धरना जारी रहा और एक विधायक है, सांसद है,
हर बार जब भी वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, हर बार एक नई पेंशन, यानी 5-5 पेंशन, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो वो रूल फ्रेम करते हैं, वो सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी है पूरे इंडिया की, जो पार्लियामेंट है, वो रूल फ्रेम करते हैं कि 2004 या 2003 से जो है सब लोगों की पेंशन बंद कर दो। तो सबसे पहले उनको एक एग्जांपल देना चाहिए था अपने हिसाब से कि भाई हम पहले सबसे पहले हम अपनी पेंशन बंद करेंगे, जब जाके दूसरे की पे कलम चलाएंगे। और इन्होंने उल्टा काम कर दिया, पब्लिक के कलम पहले चला दी, अपनी कलम आज तक नहीं चलाई। और इतने मतलब मेरे को कहना चाहिए कि भाई जो इस चीज़ के अगेंस्ट है, उनको खुद ही आगे बढ़ जाना चाहिए कि भाई हमारी एक ही पेंशन करो। जैसे कुछ अपने साथ बादल साहब हैं, उन्होंने करा है, तो सबको ऐसे कर देना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का, क्या इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? तो हमारे अफसरों जो बातें बताई हैं वो सच्चाई बोली है, और जो चीज़ मतलब होनी चाहिए एक्चुअल में वही चीज़ बताई गई है नहीं। तो हम भूतपूर्व सैनिक हैं और हम धरती माता के लिए, भारत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारे लिए जो सुविधा लागू है वो सरकार को देनी चाहिए। नाम बता दीजिए। और आज जिस तरह से एक राजनीति में भी आपकी संगठन की तरफ से उतरने का फैसला लिया गया है। नहीं, राजनीति में तो संगठन का भी कोई विचार नहीं है। अगर ये मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, वरना सोचा जा सकता है। उतरेंगे, ये नहीं, विकल्प देंगे आप लोग? अभी तो देख रहे हैं ये जो हमारी मांगे हैं ये पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। आपकी तरफ से एक सवाल खड़ा किया गया है कि जो आपका संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कहाँ अड़चन आ रही है? देखो जी, हमें बाकायदा प्रॉपर चैनल हमने अपना बना के, कमेटी बना के आगे भेजा था। उनने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि राष्ट्रीय हित पूर्व सैनिक लगाया है, राष्ट्रीय हित नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जब और पार्टियां राष्ट्रीय हित लगा रही हैं तो क्या भूतपूर्व सैनिक राष्ट्र के लिए नहीं है क्या, देश के लिए नहीं है क्या? इन देश के लिए किसी ने 30 साल, किसी ने 32 साल, किसी ने 28 साल, किसी ने 20 साल देश के लिए निछावर किया है, वो राष्ट्र के लिए किया है। और वो सैनिक राष्ट्र हित भूतपूर्व पार्टी नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता? और उस पर अड़चन डाल रहे हैं आप। मेरी आप लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका गठन किया जाए, परमिशन दिया जाए इसका। राजवीर जी, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आप समय समय पर जिला अध्यक्ष भी आप इस संगठन के, और अब क्या दिक्कत आ रही है? समय समय कार्यक्रम भी करते हैं, क्या आपके जो पूर्व सैनिक है वो आपको बताते हैं? पूर्व सैनिकों की समस्या ये है कि पूर्व सैनिकों का जो मान सम्मान होना चाहिए, पहले तो जैसे अभी सरकारी कहती आई है कि पूर्व सैनिकों की तरफ से हम बहुत ही मतलब उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को बड़ी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि यदि हम कोई प्रोग्राम भी करते हैं, हर जिले के अंदर जाकर हम शहीद के घर जाकर उनको सांत्वनाएं देते हैं, लेकिन कोई पर वहाँ पर भी शहीदी जो बलिदान दिवस होता है उसके ऊपर कोई भी प्रशासन का आदमी वहाँ नहीं पूछता कि हम उसके परिवार वालों को सांत्वना दें, और या कोई उनको सम्मानित नहीं करता। सिर्फ पूर्व सैनिकों के अलावा वहाँ पर मेरे ख्याल में समाज के कुछ एक आदमियों को छोड़कर कोई आदमी वहाँ पर नहीं आता। और जो ये साहब ने आवाज़ उठाई है, विंग कमांडर साहब ने, ये बहुत ही अच्छी आवाज़ है, और ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचेगी, भारत सरकार तक पहुँचे, और तभी मतलब इसका समाधान हो सकता है। लेकिन यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूर्व सैनिक अपनी पूरी आवाज उठाएंगे, चाहे हमने जंतर मंतर पर जाना पड़े, चाहे हमने पार्लियामेंट में कहीं भी जाना पड़े, विधानसभा के सामने धरना देना पड़े, लेकिन हम अभी पीछे हटने वाले नहीं है। धरना देंगे या अंदर जाने की कोशिश करें? अंदर भी जाएं या धरना भी दें, हमें सरकार के हाथ सौंप दिया, जैसे सरकार हमारे साथ करेगी, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। ठीक है, तो तमाम जो पूर्व सैनिक है उन लोगों की आपने बातचीत सुनी, और इनकी तरफ से इशारों में कह दिया गया कि जो हमारी मांगे हैं या तो सरकार उनको समय रहते पूरा कर दे, नहीं तो वो एक अपना राजनीतिक जो दल है, वो संगठन है, उसको बना करके राजनीति में भी अगर जो उन्हें उतरना पड़ा तो वो उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।